फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा मात्रक एवं मापन। उसमें हमारा एक लेक्चर हो गया था, एक पार्ट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा पहला टॉपिक है मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं। हमने इससे पहले एसआई पद्धति के मूल मात्रक और पूरक मात्रक पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो जो मूल मात्रक थे, मीटर था, आपके किलोग्राम था, सेकंड था, एम्पियर था, केल्विन था, कैंडेला था और मोल था। इन सबकी हम अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं पढ़ेंगे कि इनकी अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं क्या है। एक मीटर किसे कहते हैं, एक किलोग्राम किसे कहते हैं, एक सेकंड किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है नंबर एक मीटर। एक मीटर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है? एक मीटर। अब देखो, एक मीटर क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक बटे 799 292 458वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक मीटर कहलाती है। ठीक है। ये एक मीटर की डेफिनेशन है। प्रकाश द्वारा निर्वात में कितनी? 1/799 292 458वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक मीटर कहलाती है। मैंने उल्टा लिख दिया, ये 299 है। 299 792। ठीक है। तो एक मीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299 792 458वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? एक मीटर कहलाती। ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा होगी एक मीटर की। मीटर के बाद में आपके आता है एक किलोग्राम। एक किलोग्राम किसे कहेंगे? देखो, एक किलोग्राम को समझने से पहले मैं एक जनरल चीज आपको समझा देता हूं। वो क्या है कि जो जल होता है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब जल के अणु पास पास आ जाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन होता है न्यूनतम। आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है। मतलब जो बर्फ बनती है ना, बर्फ, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि बर्फ के कण बहुत नजदीक, उससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते हैं जल के कण। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है। अब देखिए, अब 1 किलोग्राम किसे कहेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान। कितने जल का? 1 लीटर जल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम कहलाता है। 1 किलोग्राम कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 3 आपके एक सेकंड। एक सेकंड की डेफिनेशन क्या हो? तो एक सेकंड क्या होता है? सीजियम परमाणु द्वारा। कौन से परमाणु द्वारा? सीजियम परमाणु द्वारा सीजियम परमाणु द्वारा कौन सी घड़ी में?
परमाणुक घड़ी में, परमाणुक घड़ी में 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करने में लगा समय, कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सीजियम परमाणु द्वारा परमाणु घड़ी में 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, ये 91, 92, 63, 17, 70 ये ध्यान रखना, कैसे कि मोबाइल नंबर समझ के याद कर लेना। ठीक है, ये हो गए आपके 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 3 अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं होगी। इसके बाद में नंबर 4 थी आपके विद्युत धारा, मतलब एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। एक एम्पियर, अब 1 एम्पियर किसे कहेंगे? देखो 1 एम्पियर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक बार ऐसे बता देता हूं। इसमें 2 तार होते हैं, 2 सीधे समांतर धारावाही चालक तार होते हैं। ठीक है, और ये कौन सी लंबाई के होते हैं? अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के तार हैं, जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य निर्वात है। क्या है? निर्वात। और यदि इनमें धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर? धारा प्रवाहित करने पर इनकी प्रति इकाई लंबाई पर, कितनी लंबाई पर? प्रति इकाई लंबाई, लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन बटे मीटर का बल लगता है। कितना बल लगता है? 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल लगता है। तो इनमें जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? निर्वात में, कहां पर? निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर एवं अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में, चित्र से समझने की कोशिश करना। निर्वात में रखे दोनों का, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर, एक दूसरे के समांतर हैं, एवं अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में प्रवाहित वह धारा जिसके कारण की प्रति इकाई लंबाई पर कितना बल लगता है? 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन बटे मीटर का बल लगता है। तो जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सीधे समांतर एवं अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में प्रवाहित वह धारा जिसके कारण उनकी प्रति इकाई लंबाई पर लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7
न्यूटन बटे मीटर का बल उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाती। ठीक है, ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सीधे समांतर एवं अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में प्रवाहित वह धारा जिसके कारण उनकी प्रति इकाई लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर का बल उत्पन्न होता है, तो वह धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, ये हो गई आपके 1 एम्पियर की डेफिनेशन। इसके बाद आता है आपके 1 केल्विन। 1 केल्विन, 1 केल्विन क्या होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर जल उबलने लगता है या मैं कहूं द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है। वह ताप जिस पर जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है, कौन सा ताप कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक एवं बर्फ के गलनांक, बर्फ के गलनांक, बर्फ का गलनांक का मतलब क्या होता है? बर्फ कौन सी अवस्था में होती है? ठोस। अब ठोस से गलेगी तो किस में जाएगी? द्रव में। गलने के कारण। तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक कहलाता है। और कोई द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? केल्विन की सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक एवं बर्फ के गलनांक के अंतर का कौन सा भाग? 1/100 भाग, 100वां भाग क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक एवं बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। अंडरस्टैंड? ये हो गए आपके 5 मात्रक, मूल मात्रक हो गए 5। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, छठे पर, कैंडेला। किसका मात्रक था? कैंडेला, ज्योति तीव्रता। एक कैंडेला की डेफिनेशन हम लिखें। एक कैंडेला, एक कैंडल होता है कृष्णिका के। अब ये कृष्णिका क्या है? कृष्णिका, कृष्णिका का आशय होता है काली वस्तु से। जो काली वस्तु होती है अपने ऊपर आपतित लगभग सभी ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। काली वस्तु अपने ऊपर आपतित लगभग 100% में से 90% ऊष्मीय विकिरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और कृष्णिका भी क्या होती है? एक ऐसी ही काली वस्तु से बनाई हुई संरचना होती है जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसके ऊपर जितनी भी ऊष्मीय विकिरणें आती हैं ये लगभग 99% ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है कृष्णिका। तो कृष्णिका एक ऐसी काली वस्तु है जो अपने ऊपर आपतित लगभग सभी ऊष्मीय विकिरणों को, लगभग कितना? 99% ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, कृष्णिका कहलाती है। ठीक है, तो एक कैंडल क्या हो जाएगा? कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में, कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में 1/100
6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला कहलाती है। ठीक है, एक कैंडेला क्या है? कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता क्या कहलाती है? एक कैंडेला कहलाती है। अब देखो यहाँ पे कृष्णिका जो आया, कृष्णिका से रिलेटेड एक चीज और मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कृष्णिका का आशय काली वस्तु है, तो जैसे आपने कई बार सुना होगा बरसात के दिनों में बिजली पड़ती है। क्या पड़ती है? बिजली पड़ती है। तो बिजली में आपने देखा होगा कि आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि बिजली हमेशा पड़ती है काली वस्तुओं पर पड़ती है। कहते हुए सुना होगा ना आपने कि काली वस्तुएं, काली जीभ का व्यक्ति होता है उस पर पड़ती है, काले सांप पे पड़ती है, ऐसे आपने सुना होगा। हमसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं है। देखो, बिजली जो आती है बादलों के घर्षण के कारण, धनावेशित और ऋणावेशित बादल जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के कारण उनका आवेश विसर्जित होता है। जैसे जनरली आपके घरों में 2 वायर आते हैं अर्थ का और फेज का। दोनों को यदि हम आपस में भिड़ा देते, एक तो धनावेशित तार होता है, एक ऋणावेशित तार, दोनों को हम यदि भिड़ा देते हैं तो आग उत्पन्न होती है कि नहीं? बढ़ाने पर तो आग उत्पन्न होती है। वैसे ही बादल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेशित बादल होते हैं, एक ऋणावेशित। और जब धनावेशित बादल ऋणावेशित बादल के संपर्क में आता है तो क्या होता है? वहां आवेशों का विसर्जन होता है, और आवेशों का विसर्जन होने से क्या होता है? बहुत तगड़ा धमाका होता है। और धमाका होने से जो वो आवेश होते हैं, आवेशों का विसर्जन जो होता है, वो विसर्जन कहां होता है? नीचे आता है, क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे आएगा आवेशों का विसर्जन। और आवेशों का विसर्जन एक निश्चित पथ में होते हुए नीचे की तरफ आता है। वो नीचे की तरफ कहीं पे भी आ सकता है। अब ये कोई डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं कि भाई काले सांप पे ही पड़े या काले जीव के व्यक्ति पे ही आए वो बिजली। तो वो आता है जहां पे उसको पथ शॉर्ट मिलता है, जहां पे सीधा रास्ता मिलता है, जहां पे भी उसको पथ मिलता है उसमें से होके वो आवेश नीचे पृथ्वी में जाता है। अब वो चाहे ऊंचा पीपल का पेड़ हो या ऊंची बिल्डिंग हो या खाली जगह हो, कहीं पे भी वो गिर सकती है। लेकिन इसमें काली वस्तुओं पर इफेक्ट ज्यादा क्यों पड़ता है? क्योंकि बिजली पड़ती है, तो बिजली पड़ने के बाद में ज्यादातर आपने देखा होगा, जैसे कोई पेड़ पे गिर गई मान लो, उस पेड़ में कोई काला सांप बैठा है, काले सांप पे जाके वो बिजली गिरती है तो काला सांप मर जाता है। क्यों मर जाता है? उसका कारण क्या होता है कि जो काला सांप है या काली जो वस्तु होती है वो आवेशों को सबसे ज्यादा, आवेश विसर्जन के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है ना, उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, काली वस्तुओं का अवशोषण ज्यादा करती है। और जो अवशोषित ज्यादा करेगी तो उसके शरीर में ज्यादा इफेक्ट होगा, तो वो काली वस्तुओं पर ज्यादा प्रभाव होता है उसका। जैसे मैंने बताया काली वस्तु उसमें विकिरणों को ज्यादा अवशोषित करती है, उसी तरीके से यदि उसमें कोई काला सांप बैठा हुआ है तो वो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वो मर जाएगा। काली वस्तु में कोई भैंस वगैरह पे गिर जाती है तो भैंस वगैरह मर जाती है। तो ये ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि भाई ऐसी चीजों पर कहीं पे भी गिर सकती है, लेकिन काली वस्तुओं पर ज्यादा इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, गर्मियों के दिनों में यदि आप काले कपड़े पहन के चलोगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, क्योंकि काले कपड़े क्या होते हैं? सूर्य की जो विकिरणें होती है उनको ज्यादा अवशोषित करते हैं, इस वजह से ज्यादा गर्मी लगती है। और यदि हम सफेद वस्तु पहन के चलते हैं, सफेद शर्ट पहन के चलते हैं, तो गर्मी कम लगी, क्योंकि सफेद जो होती है वो उसमें विकिरणों को परावर्तित कर देती है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे 12th में। तो यही कारण होता है कि जो सफेद चीजें होती हैं वो तो एब्जॉर्ब कम करती है और काली चीजें एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा करती है, और बिजली का भी यही कारण होता है। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक कैंडेला के बाद में आता है आपका एक मोल। एक मोल किसे कहते हैं? एक मोल क्या होता है? पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें
मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन 12 6C12 के 0.012 केजी 0.012 केजी द्रव्यमान में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कौन से परमाणुओं की? कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। ठीक है, कोई सा पदार्थ हो सकता है, उस पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन 12 के 0.012 केजी द्रव्यमान में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, 0.012 केजी द्रव्यमान में कार्बन परमाणु की संख्या जितनी होती है उतनी संख्या को ही क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा को ही 1 मोल कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये हो गए आपके मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं। इसके बाद में हमने इससे पहले पढ़ा था 2 पूरक मात्रक पढ़े थे, आपको ध्यान हो तो उन पूरक मात्रकों की भी हम अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं पढ़ेंगे। मूल मात्रकों के बाद में पूरक मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। पूरक मात्रकों की इसमें आता है नंबर 1 रेडियन। 1 रेडियन किसे कहें? देखो समझ लीजिए पहले। 1 रेडियन को समझने ये मान लीजिए ये कोई हमने वृत्त ले लिया। क्या ले लिया? वृत्त। इस वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की त्रिज्या है R। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, दिख नहीं रहा होगा सर। O R इसकी क्या है? त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए यदि वृत्त की ये तो त्रिज्या होगी, ये वृत्त की परिधि होगी, और परिधि का कोई भी हिस्सा मैं लेता हूं उसको क्या कहते हैं? चाप। परिधि का कोई भी हिस्सा ले लिया उसको क्या कहेंगे? चाप। और यदि कोई भी वृत्त है उस वृत्त का चाप, कोई मैंने ये चाप ले लिया यहां से लेके यहां तक, ए भी मैंने क्या ले लिया? वृत्त का चाप। वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर। यदि किसी वृत्त का चाप किसके बराबर हो? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। जितना ये त्रिज्या होता है ये चाप हो, तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ये वाला, इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर ये जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहेंगे 1 रेडियन। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। कब है कंडीशन समझने की कोशिश करना। ये कोई वृत्त ले लिया मैंने, वृत्त की त्रिज्या है R, वृत्त का केंद्र है O, और ये परिधि का कोई भी भाग होता है वो क्या होता है? चाप। और जब किसी भी वृत्त का चाप उसकी त्रिज्या के बराबर होता है, चाप त्रिज्या के बराबर होता है, तो चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 रेडियन। तो डेफिनेशन क्या हो जाए? देखो आपने पढ़ा होगा इससे पहले 10th क्लास में, थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। पढ़ा होगा। यहां चूंकि थीटा बराबर ये होता है, यहां थीटा बराबर चाप क्या है? ए बी, और त्रिज्या क्या है? R। समीकरण 1। अब 1 रेडियन के लिए चाप किसके बराबर होना चाहिए? त्रिज्या के लिए। चूंकि यह जब ए बी बराबर क्या है? स्मॉल r है, तो थीटा बराबर स्मॉल r बटे स्मॉल r। ए बी की जगह r लिख दिया मैंने, r से r क्या 1 बार कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 रेडियन। यही डेफिनेशन है 1 रेडियन की। जब किसी वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है तो चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है।
लिख देता हूं मैं, जब किसी वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 1 रेडियन की डेफिनेशन। इसके बाद आता है आपके 1 स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन देखो किसे कहेंगे। अब बात होती है एक स्टेरेडियन किसे कहेंगे। देखो, रेडियन तो होता है समतल कोण की माप और स्टेरेडियन होता है घन कोण की माप। घन कोण का मतलब होता है कोई घिरी हुई वस्तु, जैसे कोई गोला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कोई गोला ले लिया, ठीक है। गोला घिरा होता है चारों तरफ, जैसे बॉल होती है, ठीक है। अब गोले का ये केंद्र हो गया, ये हो गई त्रिज्या r, ये केंद्र हो गया O। उसी तरीके से अब गोले का मैंने कोई भाग ले लिया, ये मैंने गोले का कोई भाग ले लिया, ये कोई भी हिस्सा ले लिया मैंने गोले का, ठीक है। अब गोले के इस भाग का क्षेत्रफल मैंने मान लिया dA। क्या मान लिया? dA। ये A भी भाग है, मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल है dA। और जब गोले के किसी भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, मतलब dA बराबर होता है r²। dA किसके बराबर होता है? त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो गोले के उस भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन, एक SR। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक SR हो जाएगा, एक स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोण होता है वो क्या हो जाएगा? एक स्टेरेडियन। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। यदि किसी गोले के अल्पांश का या किसी भाग का, गोले के किसी भाग का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, तो उस भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन कहलाता है। और घन कोण का माप होता है घन कोण थीटा बराबर, घन कोण थीटा बराबर होता है क्षेत्रफल। घन कोण किसी भाग के द्वारा बनता है, तो किसी भाग का क्षेत्रफल तथा त्रिज्या का वर्ग का स्क्वायर, ये होता है घन कोण। यहां dA बराबर क्या है? r² है, तो घन कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? r² बटे r², या थीटा बराबर एक स्टेरेडियन SR। ये घन कोण, ठीक है। तो आप आसानी से डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? गोले के किसी भाग का क्षेत्रफल, जब गोले के किसी भाग का क्षेत्रफल, ये भाग ले लिया मैंने, उस भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, तो उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण या अंतरित कोण क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन कहलाता है। लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। गोले के किसी भाग का क्षेत्रफल